हे एवरीवन, दिस इज आरजे कल्पना फ्रॉम रेडियो गूंज। और हर बार एक मुलाकात में लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर ललित शर्मा सर, रेडियोलॉजिस्ट, जिनके साथ करने वाले हम ढेर सारी बातें। साथ ही आपको बता दें, सर फाउंडर हैं राज सोनोग्राफी एंड एक्सरे क्लिनिक के। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गूंज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के मुझे साथ मौका देने के लिए। और सर लगातार गुनाह में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अलग अलग तरह से। सर लोगों की मदद कर रहे हैं, और यकीनन बहुत खुशी होती है जब समाज में इस तरीके के डॉक्टर्स काम करते हैं और समाज में बदलाव की एक लहर लाते हैं। तो सर, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक अगर मैं कहूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे कुपोषण से संबंधित केसेस देखे हैं, जहां पर ठीक। सरकार ने लाख दावे किए हैं कि वो बहुत प्रयास कर रही है, फिर भी कहीं ना कहीं हम उन सारी चीजों में पीछे छूट रहे हैं। तो इन सारे इस टॉपिक पर हम बात करें उससे पहले मैं चाहूंगी सर, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। ऐसे में बतौर जी। डॉक्टर, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मैं मुरैना के एक छोटे से गांव से संबंधित हूँ। जो जोरा गांव है, जो डकैती प्रोन एरिया है। जी। और मैं उस समय गांधीवादी डॉक्टर सुब्बाराव के साथ जुड़ा, और मेरे अंदर सेवा की भावना जागृत हुई उसी समय। दो फिर मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया 1972 में। और मैंने एमडी रेडियोलॉजी में की 1981 में। और फिर मेरी पोस्टिंग गुना जिले में हुई, एक ग्रामीण क्षेत्र में। तो मेरा एज ए रेडियोलॉजिस्ट मेरा मानना था कि मैं, आपको जैसे पता है, मुरैना जिले में या भिंड जिले में बहुत लड़कियों की संख्या बहुत कम बिल्कुल। है ना। तो मेरा मन में ये विचार आया कि एज ए रेडियोलॉजिस्ट मुझे इस पे कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने परिवारों में और अपने समाज में देखा था कि उस समय लड़कियों की क्या स्थिति होती। तो मैंने अपने प्रोफेशन को एक मिशन के रूप में लड़कियों को बचाने के लिए और पेरिनेटल मॉर्टेलिटी, मातृ मृत्यु दर को बचाने के लिए समर्पित कर दिया। और यकीनन ये सर, आप मेरा। जैसे बहुत डॉक्टर्स की हमें जरूरत है, क्योंकि जहां पर लिंग अनुपात की बात आती है, जहां पर लड़कियों की बात आती है, अभी भी समाज में जी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं। क्योंकि बदलते जी। समाज में जैसे जैसे परिवर्तन की हम ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अगर हम कई ऐसी जगह पे जाएंगे जो पिछड़े क्षेत्र हैं, यकीनन वहां पर अब भी लड़ाई जारी है। और जब लड़ाई की बात होती है, कुपोषण की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा ग्रसित, अगर हाल फिलहाल की भी केस की बात करें, हम डबरा से भी एक केस हमारे सामने आया था, जहाँ पर एक जी। आदिवासी समुदाय से एक बच्ची आती है जो कि बहुत ज्यादा कुपोषित स्थिति में थी। ऐसे में इस टॉपिक पे अगर हम बात करें सर, स्टार्टिंग से, तो मैं जानना चाहूंगी, एमसीएच प्रोग्राम जो होता है, वो एक्चुअल में क्या जी। है? एमसीएच प्रोग्राम में हमने यही जो आपने बताया, उसी के लिए, कुपोषण से लड़ने के लिए हमारी मुहिम थी। तब तत्कालीन कलेक्टर संदीप यादव जी गुना में 2011 से कुपोषण के लड़ने के लिए रोटरी क्लब को उन्होंने शामिल किया। एक आंगनबाड़ी हमें दान में दी कि हम उसमें काम करें। तो उस समय करीब 35 बच्चे अति कुपोषित श्रेणी में थे उस आंगनबाड़ी केंद्र में। तो मुझे मालूम था एज ए रेडियोलॉजिस्ट कि कुपोषण की लड़ाई गर्भकाल से ही लड़ी जा सकती है। पैदा होने के बाद सरकार तो पैदा होने के बाद काम करती है, पर हमको एज ए रेडियोलॉजिस्ट पता है कि कुपोषण को हम चिन्हित कर सकते हैं जब बच्चा गर्भकाल में है। तो मैंने उस पर काम शुरू किया, क्योंकि हमको पता है कि हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या डॉक्टर्स भी हैं, वो डेटिंग पे काम नहीं करते, मतलब सही गर्भकाल का काम नहीं करते हैं। तो इससे कभी कभी बच्चा पहले ही पेट में आ जाता है, या कभी कभी गर्भकाल में एलएमपी के अनुसार जो मासिक धर्म की पहली डेट है, उससे बड़ा भी होता है। तो अगर करेक्ट डेटिंग नहीं करेंगे तो कभी कभी वो प्रीमेच्योर बच्चा हो जाता है, और उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। तो इसलिए मैंने एमसीएच वर्क में, जो मिस्टर संदीप यादव थे, तत्कालीन कलेक्टर थे, अटल बाल मित्र योजना में या 14 नवंबर को मैंने काम शुरू किया। जी। और उसके बाद एक आंगनबाड़ी उन्होंने हमको दी,
पालन करने के लिए एज ए रोटेरियन, क्योंकि रोटरी जे सबसे क्लब। बड़ा एनजीओ है जी। विश्व का, है ना। हमारे यहाँ जो पोलियो भी है रोटरी का ही काम है। जी। तो मैंने उसको बढ़ाते हुए, उन्होंने तो एक आंगनबाड़ी दी। मेरे जो जन्मदिन होता है 11 नवंबर को, उसमें मैंने 10 आंगनबाड़ियों को और इंक्लूड कर दिया और डेटिंग पे काम करना शुरू किया। मैंने तो सही गर्भकाल की स्थिति को बनाने का काम किया। तो जी। उससे बहुत अच्छे परिणाम मिले, और हमको कई माताओं की और सही कई बच्चों को अच्छे वजन के साथ जन्म देने की कोशिश की। जी। ये मेरा पहला प्रयास था। और यकीनन जब आप कोशिश करते हैं समाज में बदलाव लाने की, तो छोटे छोटे प्रयास आपकी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं समाज में। और सर, स्पेशली गुना, भिंड, मुरैना, अगर हम ऐसे जिलों की बात करें, तो वो अभी भी स्टिल स्ट्रगलिंग पीरियड में कहीं ना कहीं है। लेकिन बहुत हाँ सारी चीजें हैं जो बदली हैं। लेकिन इसी के साथ सर, अगर मैं बात करूं संरक्षण प्रोग्राम की, तो एक्चुअल में सर जी। ये प्रोग्राम क्या है और कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? जी, तो संरक्षण के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं संघर्ष कर रहा था अपने काम के लिए, और लिंगानुपात पर और डेटिंग पे काम कर रहा था। तो 2019 में हमारा इंडियन रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन के एक रिजो मैथ्यू हैं जो केरला से आते हैं, और उनके मन में ये विचार आया कि हमको विधिवत जांच करने में हम प्रीमेच्योर बच्चों को, पेरिनेटल मोर्टेलिटी को और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए काम कर सकते हैं। तो वो जो विधि है, मैं पहले सिर्फ डेटिंग पे काम करता था। 1 सितंबर 2019 को उन्होंने इंदौर में पहली कार्यशाला रखी हमारे इंडियन रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन के माध्यम से। मैं भी उसमें गया, और मैंने इतना जो अपना 2011 का जो कार्य था उनको मैंने बताया, तो वो बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने मेरा जो वर्क था उसको पब्लिश किया। उनको ये समझ में आया कि डेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी जगह का डॉक्टर भी बगैर किसी मदद के काम कर सकता है, तो हमको उसको पब्लिश करने के लिए काम करना चाहिए। और यही संरक्षण का उद्देश्य था। संरक्षण का उद्देश्य है कि हर त्रैमासिकी में डॉपलर जांच को माता की करेक्टरिस्टिक के साथ हमको करना है। अगर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ प्री एक्लेम्सिया, प्री मैच्योर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है बिल्कुल। जिसमें, और हाँ, हाइपरटेंशन डिसऑर्डर भी बहुत ज़्यादा है एशियन मदर्स में। और पर्टिकुलरली हम हिंदी भाषी क्षेत्रों के जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, इसमें बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ है इसमें। और मातृ मृत्यु दर भी आपको पता है कि नहीं, अभी 181 है मध्य प्रदेश में, जी। और पर्टिकुलरली ग्वालियर डिवीजन में। मध्य प्रदेश की तो 173 है, पर ग्वालियर डिवीजन की अभी भी 181 है। तो हमारा ये काम है कि अगर संरक्षण के प्रोटोकॉल के हिसाब से अपन काम करेंगे, हर त्रैमासिक में विधिवत जांच करेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी मेल खाती हैं, तो हम पूरी स्थिति को बदलने में सक्षम होंगे। जैसे जी। मैंने गुना में जो कर दिया है, वो एक उदाहरण है कि हम एक बगैर किसी की मदद के और प्रॉपर जांच के अनुसार हम मातृ मृत्यु दर को घटा सकते हैं। हमारे यहाँ शून्य, मेरे प्रोजेक्ट में जो काम होता है उसमें शून्य मातृ मृत्यु दर है। और बाकी के जो प्राइवेट सेक्टर में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जांच कराते हैं, अभी भी मातृ मृत्यु दर उतनी है, 181 ही है। जी। तो जब एक रेडियोलॉजिस्ट विधिवत जांच कर सकता है, तो हमको मतलब ये परिणाम ये बताते हैं कि हम अगर विधिवत जांच करेंगे तो इस सारी चीजों को दूर कर सकते हैं।
और ये डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो प्रयास लोगों को करने चाहिए अभी कहीं ना कहीं वो पीछे हैं। लेकिन समाज में कुछ एक लोग हैं जो बकायदा काम कर रहे हैं, और मातृ मृत्यु दर वाकई में एक सवाल उठाती है हमारी सरकार पे, हम पे बतौर जागरूक नागरिक, कि आखिर इतनी सुविधाओं के बावजूद इस तरीके की स्थिति को हम क्यों फेस कर रहे हैं। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं एमसीएच प्रोग्राम और समाकरण की, जैसे हम बात कर रहे हैं सर, तो इनको सर अगर मैं बात करूं ग्राउंड लेवल पे जागरूकता, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम पीछे रह जाएंगे। तो अभी तक इनकी अवेयरनेस के लिए सर क्या क्या प्रयास किए गए हैं? यही जो संरक्षण प्रोग्राम है इंडियन रेडियो कलर एसोसिएशन का, वो 7 स्टार प्रोग्राम है। जी। हम सबको सबको मतलब वेबिनार के माध्यम से, ऑन साइट, ऑनलाइन सबको बताते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो अभी 23 जून को मैं माननीय हमारे शिक्षा मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल जी से भी पर्सनली मिला उनके ऑफिस में। और उन्होंने मिशन डायरेक्टर जो हैं जी। डॉक्टर अरुणा कुमार, उनको भी बुलाया। और मैंने उनको बताया कि आप जो काम कर रहे हो वो उससे क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अरबों रुपए अपन खर्च कर रहे हैं परंतु हम विधिवत जांच नहीं कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में भी जो जांच होती है 9 तारीख को और 25 तारीख को, वो सिर्फ एट रैंडम होती हैं, किसी को भी बुला के काम अनुसार हो रही हैं। जैसे आपने बताया आदिवासी मेला, एक शिवपुरी की जो मिली, तो हम ऐसे ही देखते हैं कि जिनमें मृत्यु दर ज्यादा है वो विधिवत जांच नहीं कर रहे हैं। और प्रथम जो महिला गर्भवती होती है उनमें ज्यादा हाई रिस्क रहती है, अगर वो ठिगनी है उसमें हाई रिस्क रहती है। तो इन चीजों को अगर हम समाहित नहीं करेंगे तो कोई परिणाम नहीं आएंगे, पैसे वेस्ट होता रहेगा। तो जी। हम उनको, प्रधानमंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को, नीति आयोग के जो लोग आते हैं उनको भी मैं पूरा प्रोग्राम बताता हूँ। मैंने अपने माध्यम से और कलेक्टरों के माध्यम से सबको बताया है। मतलब प्रधानमंत्री जी को भी, हमारे विजय दत्ता 2018 में जब वो आए थे प्रधानमंत्री मंडला में, वो जी। हमारे तत्कालीन कलेक्टर ने उनको प्रेजेंट किया था, उन्होंने तारीफ की। पर हमको तारीफ नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल। ग्राउंड लेवल पे करना है। तो हम रेडियोलॉजी के माध्यम से कई वेबिनार कर रहे हैं, ऑन साइट कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, परंतु जो विधिवत जांच है कोई भी नहीं कर रहा है। हम सिखा तो रहे हैं, हालांकि थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, कुछ लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो का, काम करते हैं, परंतु जब तक सब लोग काम नहीं करेंगे विधिवत तो कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए डेफिनेटली। ये जो संरक्षण है, ये 7 स्टार प्रोग्राम है, ये सारी चीजें समाहित हैं। लोगों को ट्रेनिंग देना, अपने काम को पब्लिश करना। अब वो हमको कोई काम शेयर करता है, जैसे मेरा काम पहला था, वो उसी संरक्षण लोगों ने हमारे IRA के माध्यम से पब्लिश किया। अभी तक मेरे 4 पेपर यही गुना के काम से प्रकाशित हो चुके हैं। और एक उसमें से इंटरनेशनल है, जी। इंटरनेशनल जर्नल है, जिन्होंने ये FGR और प्री एक्लेम्सिया की रिस्क बनाई थी, उन्हीं के उसमें पेपर में सबमिट हुआ है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि सब लोग, अगर जो भी ऑब्स्टेट्रिशियन है या रेडियोलॉजिस्ट हैं या शासक वर्ग है, वो सब अगर विधिवत जांच करेंगे तो हम इसको शून्य तक ला सकते हैं, अन्यथा न्यूनतम तो ला ही सकते हैं। जी। सर, ये विधिवत हमारा। जैसे जांच की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे आम नागरिक की भाषा में अगर, क्योंकि आप तो डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर के टर्म्स आपको जी समझ आते हैं, लेकिन एज जी अ नॉर्मल पर्सन है मैं बात करूं, एज अ कॉमन मैन मैं बात करूं, तो विधिवत जांच किस तरह से, मतलब क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने ये होते हैं, किस हाँ, तरह से पूरा चेकअप विधवा होता है? विधवा जांच ये है कि जब भी महिला गर्भवती होती है तो पहले हमको डेटिंग करना चाहिए। जैसे मैंने, और कभी कभी बच्चा पहले भी आ जाता है, कभी कभी लेट आता है पेट में, और करीब 70% डेटिंग से रहता है, मतलब उसकी फर्स्ट डेट से रहता है, LMP से। तो हम जब भी वो जांच कराने आएगी तो पहला स्टेप है डेटिंग करना। उसके बाद 11 से 13 सप्ताह 6 दिन तक हम एंटी स्कैन करते हैं, उसमें सारी रिस्क असेस करते हैं। मेटरनल करेक्टरिस्टिक्स सर, माता की जैसे पहले हिस्ट्री लेना है हमको, कि उसको BP हुआ था कि नहीं, ये जी। ठिगनी है, हाइट
वेट कितना है उसका, और उसका हम फिर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर जांच करते हैं, और उसके अनुसार हमको रिस्क मिल जाती है कि इसको भविष्य में इसके बच्चे कमजोरी की होने की संभावना कितनी है, इसको बीपी हाई होने की संभावना कितनी है। अगर हाई रिस्क मिलती है तो हम सिंपल टेबलेट एस्प्रिन एलडी कहते हैं उसको 150 मिलीग्राम देने से उसकी संभावना 90% तक खत्म कर सकते हैं। तो ये करीब 150 रुपए की गोली है वो, परंतु हमको जांच करने के बाद ही देना है। तो जब तक हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जांच करेंगे कि हाई रिस्क है या लो रिस्क है, उसके अनुसार अपन काम करेंगे। और दूसरी बार फिर उसके अनुसार हमको 20 वीक्स में या 24 वीक तक हमको एनोमली स्कैन करते हैं, फिर से रिस्क को जांच करना है। अगर वो बढ़ जाती है तो जल्दी बुलाएंगे, अगर कम रहती है तो 36 वीक में, मीन्स जो डेटिंग दी है उनको, डिलीवरी की डेट दी है जो 40 वीक्स की होती है, तो 36 वीक में हम उसकी फिर से जांच करेंगे। अगर हमको हाई रिस्क मिल जाती है तो तत्काल डिलीवरी कराएंगे, प्रीमेच्योर बच्चा भी होगा तो भी हम उसको बचा सकते हैं। परंतु विधिवत जांच करने से ये तीन जांचें बहुत जरूरी हैं, और उसके अनुसार हम पूरे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैटरनल करेक्टरिस्टिक को हमेशा यूज करना है, डॉपलर विधि को हमेशा यूज करना है, कि अन्यथा कोई परिणाम नहीं आता है। जी जो फीटल सर्विलेंस है वो अधूरी रहती है, जिस तरह से और लोग कर रहे हैं। जी। ठीक। तो सर जैसे कि ठीक। हमने बात की विधिवत जांच के बारे में, इसी के साथ साथ सर एक और मैं बात करूं, जब भी हम किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं बहुत जरूरी होता है उसके ग्राउंड्स को देखना। जैसे अगर हम जी। जब भी सरकार से रिलेटेड कोई बात करें तो आंकड़े कहीं ना कहीं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सर जी। क्या आंकड़े आप बताना चाहेंगे, किस तरह से आप दर्शाना चाहेंगे, मतलब ग्राउंड्स अगर मैं बात करूं तो किस आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो आंकड़े आप बता रहे हैं या जिस तरह से हम टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं वो रिलायबल है। हाँ, मैं ये बता चाहता हूँ आपको कि अभी तक हमने जी एमसीएच प्रोग्राम के तहत हमने करीब 56-97% को जांच कर ली है। जी और करीब संरक्षण प्रोग्राम के तहत जो 2019 से शुरू हुआ था, उसमें 49% की जांच की है। और उनके अनुसार हमने करीब नेशनल डाटा में हमने करीब 12,145 हम डाटा फिल करते हैं, जिससे हम हमारा रिसर्च संरक्षण का चालू रहता है। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष के जितने संरक्षण के प्रोग्राम हैं, 50-60% वर्क गुना का से ही है। जी तो उसके परिणाम, और हमने जैसे हमने करीब 4,093 पेशेंट का अभी तक आउटकम याद किया है। जी और उसमें से हमारा जो आउटकम के आधार पर हमारे 42% पेरिनेटल डेथ हुई है, कि जन्म के बाद 1-2 दिन में या मर जाते हैं। और 8 बच्चों को न्यूनेटल डेथ हुई है, क्योंकि एक एक महीने के अंदर हो गई है। और करीब 25 महिलाओं की पेट में ही गर्भकाल में मौत हो गई, जी मतलब बच्चों की। जी परंतु ये सारे पेशेंट ऐसे ही थे जिन्होंने हमारी सलाह नहीं मानी, या एक बार जांच को आ गए बाद में आए नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर त्रैमासिक में हमको जांच करने, तो वो जो एडवर्स आउटकम है वो ज्यादातर उनके ही हैं जो विधिवत जांच नहीं कराए और एक बार आके दूसरी बार नहीं आए। तो ये पर हम आउटकम पूछते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि ग्राउंड लेवल की स्थिति क्या है। तो ये हमारे परिणाम है। जी इसके सर आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हम अगर विधिवत जांच करेंगे तो न्यूनतम स्तर तक मैटरनल मोर्टेलिटी, पेरिनेटल मोर्टेलिटी, स्थिर बर्थ रेट को और प्री मैच्योर रेट को कम ला सकते हैं।
और यकीनन जी मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन सर इसी के साथ अगर मैं बात करूं एमसीएच प्रोग्राम की, कुपोषण से रिलेटेड हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, या फिर बात करूं सर संरक्षण के प्रोग्राम की, तो ये तो ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे फिर वो मातृ मृत्यु दर हो या फिर शिशु मृत्यु दर को कम करने में। ऐसे में सर आपको जी। क्या लगता है, अगर ये प्रोग्राम, इस तरीके के प्रोग्राम पूरे मध्य प्रदेश में लागू किए जाएं तो किस तरीके के रिजल्ट हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे? तो इसीलिए तो मैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी से मिला 23 अप्रैल को। जी ये सारे मैंने पूरे काम दिखाए उनको, बार बार उनको मैसेज भी भेजते रहता हूँ, जो रिजल्ट हैं वो भी भेजता हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ इवन भोपाल में भी गड़बड़ होती हैं, और बड़े बड़े शहरों में, इंदौर में ये सब भी होती हैं। तो हम फ्री काम करके दिखा रहे हैं। जैसे अगर आप ग्वालियर के हिसाब से देखोगे तो जी। करीब 8 करोड़ से ज्यादा की फ्री जांच कर चुका हूं मैं, जो ग्वालियर में वाह। जो रेट है। जी तो हमको पूरे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, अपने जो राजेंद्र शुक्ल जी को मैं खुद पर्सनली मिलके बता के आया हूँ कि सर, जब तक आप विधिवत जांच नहीं करोगे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि डॉक्टर साहब आपको इंक्लूड करेंगे जब भी एसओपी बनाएंगे। अरुणा कुमार जो डायरेक्टर हैं मिशन की, उनसे भी मुलाकात करवाई उन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या काम अलग कर रहे हैं कि जो शासन नहीं कर रहा है। तो जी उन्होंने कहा कि सर हाँ, ये विधिवत जांच हम नहीं कर रहे हैं, डॉपलर इंक्लूड नहीं है, मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक यूज नहीं है। तो अगर हम विधिवत जांच करेंगे तो शायद हम मध्य प्रदेश में तो कम कर सकते हैं आंकड़े। परंतु ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं कर रहा। मैं जितने एक एक बार मैं सागर में भी गया था 2019 में, दिसंबर में, जो प्रीति मैथिल थी, एडिशनल कलेक्टर थी वहाँ पे, वो भी मेरे से जांच कराती थी। फिर उन्होंने मुझे सागर में जब कलेक्टर बनी, उन्होंने बुलाया, पूरी कमिश्नर के सामने, महिला बाल विकास के सामने, सारे ऑफिसर के सामने मेरी प्रेजेंटेशन कराया, और उन्होंने वायदा किया कि हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। पर विधिवत कोई रिजल्ट नहीं है अभी। जी। और यकीनन मुझे लगता है कि बतौर समाज हमारी ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप जी समाज में इस तरीके के केसेस देखते हैं, कोई ऐसे तबके से जी लोग आते हैं जो वाकई में जरूरतमंद है और फिर भी उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, तो दिल में बड़ा दुख होता है कि जहां पर हम एक और ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम दुनिया की पांचवी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं पर जी हमारे अपने देश में इस तरीके की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। जी सर इसी के जी साथ अगर मैं एक और बात करूं, एज अ डॉक्टर, एज अ रेडियोलॉजिस्ट, आप अभी तक कई सारे केसेस को डील कर चुके हैं। एक लंबा जी अनुभव जब आपके पास होता है, एक लंबा टाइम किसी फील्ड में होता है, तो अनुभव और मतलब एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं होती, बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं। कोई एक ऐसा केस जो आपको आपकी लाइफ का सबसे टफेस्ट केस लगा हो? नहीं, वो तो हर हर केस डिफिकल्ट होता है। जी और मेरे को खाली एक अनुभव याद आता है, जिसने जो प्राइवेट तौर पे मेरे पास जांच कराने आया था, मैंने उसको बहुत फ्री सलाह दी थी। वो भी लड़की मुरैना की थी रहने वाली, मुसलमान परिवार से आती थी। पर उसको उसने मेरी बात नहीं मानी और उसकी मृत्यु हो गई प्री एक्लेम्सिया की वजह से, और एक्लेम्सिया की वजह से उसके आदमी ने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। मैं सारी जांच उसकी फ्री करता था। तो मुझे अभी तक ये बहुत दुख होता है, उस माँ को मैं बचा नहीं पाया। पर यकीनन मुझे लगता है कि जब आप एक जिम्मेदार पद पर होते हैं तो यहाँ पे जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ती है। लेकिन आज भी खुशी है कि आप जैसे लोग काम कर रहे हैं समाज में और बदलाव के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि जब समाज से हम सभी लेना जानते हैं, लेकिन जब समाज को देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम पीछे हटते हैं। लेकिन ये टाइम है जब हमें पीछे नहीं हटना है, बतौर जागरूक नागरिक अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाना है। लेकिन इसी के साथ एक और बात करूं सर, जैसे कि विधिवत जांच की आपने बात की, नो डाउट जांच इंपॉर्टेंट है, बट कई बार जब ऐसे तबके की, जैसे गुना की हम बात करें सर, बहुत सारे गांव उसमें आते हैं, भिंड की बात करें, ग्वालियर की बात करें, गांव अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारा हिस्सा है। और हिस्से के साथ साथ अभी भी शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह है जहां पर कुछ चीजें पीछे रह रही हैं।
तो ऐसे में वो लोगों को अगर आप कोई सलाह देना चाहें प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग पर, किस तरह से वो अपने आप की केयर करें कि इस तरीके के गंभीर स्थिति में पहुंचने से वो बच जाए, और उनका जो बच्चा है वो कुपोषण का शिकार ना होकर स्वस्थ और सुंदर जीवन जिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा। हम आपको पता है कि एक सोजने की फली होती जी। है उसके उसके पत्ते अगर अपन सुखा के ले लें, मतलब सुखा के और बार बार लेंगे, तो उसमें बहुत पौष्टिक गुण होते हैं। आयरन भी सफिशिएंट होता है और घर की चीज है। जी। और उसको बार बार खाने से हमारा कुपोषण काफी हद तक दूर हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी वो, क्योंकि सरकारी सिस्टम में जांच कराएं या प्राइवेट सेंटर में भी जांच कराएं, तो जो हमने बताया है कि विधिवत जांच जरूर कराएं। तो मेरा यही सलाह है कि अच्छे से खाएं। 2 घंटे दिन में सोना चाहिए, जिससे कुपोषण कम होता है, माता की स्वास्थ्य अच्छी होती है। और जिस तरह से हमको खाना अच्छे से खाना चाहिए, एक कटोरी दाल जरूर खाएं, एक फल जरूर खाएं। और जो सोजने की फली के पत्ते आराम से हर गांव में मौजूद हैं, उनको सेवन जरूर करना चाहिए। जैसे कड़ी पत्ते के तौर पे भी उसको डाल सकते हैं सब्जियों में, तो उसमें बहुत सारा पोषण मिलेगा। और हमने भी महिला बाल विकास के माध्यम से और कई आंगनबाड़ी केंद्रों में सोजने की फली के पेड़ लगवाए हैं, जी। जिससे कि उनको सबको बताते हैं। तो ये मेरी सलाह है। और तो खाकर सर पाउडर बना के फिर यूज करना है। जी, खा खा सकते हैं, ऐसे कभी भी पी पी सकते हैं उसमें। और जी। बाकी के सब्जी में भी डाल सकते हैं, और सोजने की फली को भी खा सकते हैं सब्जी बना के। तो जी। उसमें बहुत पौष्टिक गुण होते हैं, उससे जी। आयरन भी कम होगा। आपको शायद पता है कि नहीं, 50% महिलाएं, गर्भवती महिलाएं का आयरन कम होता है। बिल्कुल। तो आयरन के, हाँ, आयरन तो सरकार से मिलता है, परंतु जब खाएंगे तो प्रॉपरली खाएंगे तो हमको मतलब कोई कुपोषण की संभावना कम हो जाएगी। जी। और और एक एनीमिया एक जैसी बात स्थिति से। आपको, हाँ, दूर हो सकते हैं अपन। जी। मैं एक एक बात आपको अपने स्टाफ के बारे में भी बताना चाहूँगा जी। कि जो मेरा रिसर्च पर पब्लिश होता है, वो मेरी जो असिस्टेंट है, जी। जो रिसर्च फेलो है, मेरे साथ काम करती है, गर्मा लेरी है, जी। वो पूरा डाटा बनाती है। मैं पहले तो खुद अकेला काम करता था, पर 2020 से वो मेरे से जुड़ी हुई है, सारा डाटा। और वो विधिवत जांच करके मेरे से भी गलती हो जाती है तो कभी कभी बता देती है। और मेरा 2 स्टाफ हैं जो मेरे साथ मशीन पे बैठते हैं। प्रोफेसर सतीश सिकरवार भी जब यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने भी देखा कि सारे बच्चे मेरे समर्पण भाव से काम करते हैं। तो ये यकीनन सर। एक एक हाँ हाँ, तो मेरा ये उद्देश्य है कि जहाँ भी लोग रेडियोलॉजिस्ट के पास काम कर रहे हैं, वो समर्पण भाव से काम करें, विधिवत जांच करें। कि उनको ये लगता है कि कभी कभी ये बर्डन का काम करा रहे हैं, है ना। विधिवत जांच करना और डाटा, मतलब इकट्ठा करना बहुत जी। इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हम परिणाम जान पाए। जी। जैसे हमारी ये लड़की जो है, वो बार बार पूछती है, जब भी तिथि निकल जाती है, तो आउटकम हमको पता चलता है कि ये बच्चे की मृत्यु हो गई, ये माँ अच्छी है कि नहीं, कितने वजन का बच्चा हुआ। तो डाटा और अपना स्टाफ का समर्पण बहुत जरूरी है। ये आपके डेफिनेटली। माध्यम से अपने पूरे मध्य प्रदेश के रेडियोलॉजी, या जहाँ तक ये अपनी आवाज जाती है, अपने स्टाफ को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि समर्पण भाव से काम करें, क्योंकि हम अपनी माताओं को, अपने बच्चों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जी। और आप जैसे लोग हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि समाज को ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर से गुना, भिंड, जितने लोग आपको सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि देखो, मैं भी आपके ही शहर का आदमी हूँ। मैं ग्वालियर में पड़ा बड़ा, जौरा में बचपन बिताया, गुना में काम कर रहा हूँ। तो हमारा कोशिश है
कि हम सब अच्छे स्वस्थ भारत की नींव रखना है, तो हमको समर्पण भाव से काम करना है, बगैर किसी लोभ लालच के सोचे हुए। जी। और यकीनन सर और आपके इस विजन को, जी, जी सर। अ, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार के शेर से मैं ये कहना चाहता हूँ। यकीनन। और किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि सर जब हम प्रयास करते हैं तो सफलता आपको एक दिन में तो नहीं, लेकिन हाँ एक दिन जरूर मिलेगी, और उस एक दिन के लिए हम सभी को मिलकर समाज में काम करना है। क्योंकि अगर वर्तमान की नींव मजबूत होगी तभी भविष्य स्वर्णिम होगा। थैंक यू सो मच सर। आई एम रियली ग्लेड कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। आप लगातार ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से आपकी टीम काम कर रही है, वाकई में काबिल तारीफ है। और एक बार फिर दिल से कहना चाहूंगी, समाज को आपके जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक थैंक मुलाकात में आज का सफर। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक और बेहतरीन से मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू।